मेरा प्यार भरा नमस्कार। कैसे हैं आप लोग? आई होप आप लोग सब अच्छे होंगे, खुश होंगे। आज की वीडियो में डिस्कस करने जा रहे हैं सीटेट साइंस के कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आंसर। तो आप लोग इस वीडियो को अंत तक देखिए। देखिए क्वेश्चन नंबर 67 क्या कह रहे हैं? सिलेक्ट द करेक्ट स्टेटमेंट रिगार्डिंग रॉड एंड कोन सेल इन ह्यूमन आई। तो पहले आपको जानना होता है कि रॉड सेल क्या है, कोन सेल क्या है। देखिए दोस्तों, रॉड और कोन सेल क्या होता है, इसलिए 2 मिनट आप थोड़ा सा ह्यूमन आई का फिगर देख लीजिएगा। ये है ह्यूमन आई बॉल का फिगर है दोस्तों, है ना। दैट इज द आई बॉल। ठीक, ये है ऑप्टिक नर्व है जो कि ना आई बॉल से ब्रेन तक गया है। सबसे बाहर में होता है दोस्तों स्क्लेरा होता है। सबसे बाहर में होता है स्क्लेरा, उसके बाद होता है कॉरोइड और उसके बाद होता है क्या है, रेटिना। उसके बाद होता है दोस्तों रेटिना। रेटिना का ऊपर में ही होता है एक्चुअली रॉड और कोन सेल। ये जो देख रहे हो रेटिना का ऊपर में ही एक्चुअली रॉड और कोन सेल होता है। ठीक, रॉड और कोन सेल रेटिना का ऊपर में ही होता है। ठीक, तो देखिए रॉड को ऐसा याद रखिएगा, रॉड से याद रखेंगे रात, है ना, रात। और कोन से याद रखेंगे कलर। ठीक, तो देखिए रॉड सेल रात में हम लोगों को देखने के लिए मदद करता है। रॉड सेल हेल्प टू लुक इन नाइट टाइम मीन्स रात में कम लाइट में कैसे हम देखते हैं, ब्लैक एंड वाइट देखते हैं, ब्लैक एंड वाइट। मतलब ड्रीम लाइट में देखने के लिए मदद करता है रॉड सेल। और कोन सेल ब्राइट लाइट में देखने के लिए मदद करता है। और इसलिए कोन सेल के द्वारा जो इमेज फॉर्मेशन होता है वो होता है कैसे, बोलो, सही बोल रहे हैं, ये होगा कलर विजन। दिन में तो क्या है, दिन में कलर दिखाई देगा। तो रेटिना का ऊपर में जो कोन सेल है वो ब्राइट लाइट में कोई भी ऑब्जेक्ट को, उसका कलर को दिखाई देने के लिए हेल्प करता है। और रॉड सेल ड्रीम लाइट या फिर रात में देखने के लिए मदद करता है। और ड्रीम लाइट में कोई भी ऑब्जेक्ट का जो इमेज होता है वो कोई भी ऑब्जेक्ट को कैसे दिखाई देता है, ब्लैक एंड वाइट। देखिए दोस्तों, इतना अगर जान ली है आप खुद आंसर कर पाएंगे चारों ऑप्शन को पढ़ के। कोन सेल आर सेंसिटिव इन ड्रीम लाइट, बिल्कुल नहीं। कोन सेल तो ब्राइट लाइट दिन में देखने के लिए हेल्प करता है। रॉड सेल सेंसिटिव इन ब्राइट लाइट, रॉड सेल तो ड्रीम लाइट में देखने में हेल्प करता है। कोन सेल आर सेंसिटिव इन ब्राइट लाइट, बिल्कुल ये सही आंसर है। कोन सेल क्या है, ब्राइट लाइट में देखने में हेल्प करता है। ठीक, दिन में कोई भी ऑब्जेक्ट का जो इमेज रेटिना का ऊपर में फॉर्मेशन होता है, वो दिन में जो ऑब्जेक्ट हम देखते हैं वो ब्राइट लाइट में देखते हैं। ब्राइट लाइट ऑब्जेक्ट से रिफ्लेक्ट होके हमारा आँख का रेटिना में आता है दोस्तों। और कोन सेल सेंसिटाइज्ड होता है और रेटिना में इमेज का फॉर्मेशन होता है। रॉड्स कैन सेंस कलर लाइट, ये तो नहीं है, तो राइट, ये सही नहीं है। करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन 3। आइए देखते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन। कंसिडर द फॉलोइंग टर्म। क्या क्या टर्म दिया हुआ है? लाइटनिंग, लैंडस्लाइड, थंडरिंग, सुनामी एंड फ्लड्स। ठीक, तो लाइटनिंग मतलब बिजली चमकना, लैंडस्लाइड मतलब पहाड़ में जब भूकंप आता है तो फिर ऊपर बड़ा बड़ा चट्टान नीचे स्लाइड होके आता है, थंडरिंग गरजना। ठीक, और सुनामी जानते हो, समुंदर का जो पानी लहर, बड़ा बड़ा लहर का रूप में किनारे में आ जाता है। फ्लड मतलब बाढ़ आना। ठीक, तो ये सारे टर्मिनोलॉजी, ये सारे चीज़ कौन कौन चीज़ अर्थक्वेक के कारण होता है दोस्तों?
कौन कौन चीज़ अर्थक्वेक के कारण होगा? अर्थक्वेक होगा तो पहाड़ी एरिया में अर्थक्वेक होगा तो लैंडस्लाइड होगा। लाइटनिंग, आसमान में अर्थक्वेक के लिए कुछ होगा? बिल्कुल नहीं। थंडरिंग कुछ होगा? बिल्कुल नहीं। सुनामी बिल्कुल होगा, सुनामी बिल्कुल होगा। सुनामी होगा तो बाढ़ आ जाएगा, ठीक। तो लैंडस्लाइड, सुनामी और फ्लोड, इसलिए ऑप्शन नंबर 1 है सही आंसर। उसके बाद देखिए दोस्तों, उसके बाद देखिए 69 का जो क्वेश्चन है इसको अच्छे से पढ़िएगा। एन ऑब्जेक्ट इज वाइब्रेटिंग एट 5000 हर्ट्ज। कोई भी ऑब्जेक्ट वाइब्रेट हो रहा है 5000 हर्ट्ज। द टाइम पीरियड ऑफ द साउंड प्रोड्यूस्ड इज। तो देखिए यहीं पर हर्ट्ज जो है, हर्ट्ज है ना, वाइब्रेशन का यूनिट होता है, ठीक, वाइब्रेशन का यूनिट। तो आपको बोल दो कितने वाइब्रेशन से कितने वाइब्रेशन होने पर साउंड सुनाई देता है? 20 से बोलो मैक्सिमम रेंज, आप कमेंट करो, मैं जानूंगा तब, ठीक। मैं 20 होगा या मिनिमम, मैक्सिमम कितना है बोलो? सही। तो उसके बाद देखिए, तो टाइम पीरियड, इसको आपको दिखा दे रहा हूँ दोस्तों। टाइम पीरियड देखिए T इक्वल्स टू, आपको देखिए T इक्वल्स टू T। तो हर्ट्ज मतलब क्या है? हर्ट्ज मतलब कोई भी ऑब्जेक्ट, सोचो कोई भी ऑब्जेक्ट 1 सेकेंड में कितने बार वाइब्रेट होता है, दैट इज नोन एज द हर्ट्ज। 1 सेकेंड में टू एंड फ्रो मोशन, 1 सेकेंड में ये गया, इधर आया, फिर इधर आया, तो 1 सेकेंड में कितना बार वाइब्रेशन होता है, तो उसी को कहा जाता है हर्ट्ज। टाइम पीरियड मतलब क्या है? टाइम पीरियड मतलब एक वाइब्रेशन में कितने समय लगा। तो देखिए यहीं पर बोला हुआ है 5000 वाइब्रेशन, यहीं पर बोला हुआ है दोस्तों 5000 वाइब्रेशन कंप्लीट करता है, 5000 वाइब्रेशन कंप्लीट करता है 1 सेकेंड में। तो एक वाइब्रेशन कंप्लीट करने का जो समय है उसी को ही कहा जाता है टाइम पीरियड। T इक्वल्स टू 1 अपन वाइब्रेशन और हर्ट्ज, है ना, ठीक। तो फिर 1 सेकेंड में कितना? 1 अपन 5000 इतना होगा रिजल्ट, एक वाइब्रेशन। तो मैं आपको और एक बार समझा रहा हूँ दोस्तों, कोई भी ऑब्जेक्ट 1 सेकेंड में वाइब्रेशन कितना करता है? 5000। टाइम पीरियड मतलब क्या है? एक वाइब्रेशन में जितने समय लगता है उसी को कहा जाता है उस वाइब्रेटिंग ऑब्जेक्ट का टाइम पीरियड। कोई भी वाइब्रेटिंग ऑब्जेक्ट का टाइम पीरियड मतलब एक बार वाइब्रेशन कंप्लीट करने में, इधर गया, फिर इधर से इधर आया, फिर अपना पोजीशन में चले आया, एक बार वाइब्रेशन कंप्लीट करने में जितना समय लगेगा उसी को कहा जाता है दोस्तों टाइम पीरियड। तो फिर 5000 तो देखिए दोस्तों इसी को ही कैलकुलेट करेंगे। 1 अपन 5000 को कैलकुलेट कीजिएगा तो कैसा होगा आप बताइए, आप तो खुद कर सकते हो, आप तो इंटेलिजेंट हो। तो देखिए पहले पॉइंट लेने के लिए एक 0 आ गया, उसके बाद फिर 0, ठीक, उसके बाद फिर 0, उसके बाद फिर 0, ठीक, और अभी 10,000 हो गया 2। तो मतलब ये आपको करके दिखा रहा हूँ, है ना। तो फिर इसका टाइम पीरियड T इक्वल्स टू हो गया 0.002, एक 0.002 एक वाइब्रेशन कंप्लीट करने में इसका समय लगता है। इतना कम समय में एक वाइब्रेशन कंप्लीट कर देते हैं, दैट इज़ द टाइम पीरियड ऑफ दिस वाइब्रेटिंग ऑब्जेक्ट। तो आंसर मिलान कर लीजिएगा ऑप्शन 3, ठीक। तो देखिए उसके बाद आपको दिखाई दे रहे हैं क्वेश्चन नंबर 70, ठीक, क्वेश्चन नंबर 70। और थोड़ा सा जूम कर लेता हूँ, आप देखिएगा क्वेश्चन नंबर 70 को अच्छे से, ठीक। Which one of the following is the most appropriate technique of assessment of attitude and values development among the students by the science education? Which one of the following is the most appropriate technique? Which one of the following is the most, ये सारे क्या है? Which one of the following is the most appropriate technique? कौन सा सबसे अच्छा टेक्निक ऑफ असेसमेंट करने का सबसे अच्छा टेक्निक कौन सा है?
टेक्निक ऑफ असेसमेंट फॉर एटीट्यूड एंड वैल्यू डेवलपमेंट एमंग द स्टूडेंट्स बाय साइंस एजुकेशन। ठीक, एमंग द स्टूडेंट्स बाय साइंस एजुकेशन। तो स्टूडेंट साइंस एग्ज़ाम हो रहा है, कौन सा टेक्निक में असेसमेंट करेंगे, कौन सा प्रोसेस में असेसमेंट करेंगे तो सबसे अच्छा होगा दोस्तों। तो देखिए पेपर पेंसिल टेस्ट ये तो क्या है, बहुत पहले का है ना। चेकलिस्ट ये तो सब में होता है। ऑब्जर्वेशन बिल्कुल सही है। ऑब्जर्वेशन बच्चे कितने कोई भी एक्सपेरिमेंट सही ढंग से ऑब्जर्व कर पा रहे हैं और ऑब्जर्व करके उनको क्या लर्निंग मिल रहा है, यही तो साइंस का मेन टारगेट। तो उनका ऑब्जर्वेशन, कोई बच्चे का ऑब्जर्वेशन पावर अगर बढ़ जाए, ऑब्जर्वेशन पावर सही रहे तो फिर उनका लर्निंग भी अच्छा होगा। तो ऑब्जर्वेशन टेक्निक इज़ द मोस्ट एप्रोप्रिएट टेक्निक ऑफ असेसमेंट ऑफ एटीट्यूड एंड वैल्यू डेवलपमेंट अमंग द स्टूडेंट। तो ऑब्जर्वेशन अगर उसका एटीट्यूड ये वैल्यू बच्चों का अंदर में आ जाए, ठीक, वैल्यू डेवलपमेंट करने के लिए ऑब्जर्वेशन इज़ द मोस्ट एप्रोप्रिएट असेसमेंट एटीट्यूड। ओके, आइए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन को हम समझ लेते हैं। ए टीचर्स फ्रेम आ लर्निंग ऑब्जेक्टिव एज मेकिंग अ डिवाइस यूजिंग सिंपल इलेक्ट्रिक सर्किट। दिस लर्निंग ऑब्जेक्टिव इज मैचिंग विथ व्हिच ऑफ द कॉग्निटिव प्रोसेस। एक टीचर ने फ्रेम किया, डिज़ाइन किया लर्निंग ऑब्जेक्टिव। कैसे डिज़ाइन किया? मेकिंग अ डिवाइस, ऐसा एक डिवाइस बनाए हैं यूजिंग सिंपल इलेक्ट्रिक सर्किट। एक सिंपल इलेक्ट्रिक सर्किट बना के तो डिज़ाइन किए। कैसे हैं दोस्तों सिंपल इलेक्ट्रिक सर्किट? कैसे हैं? यहीं पर प्लस, यहीं पर माइनस, ठीक, यहीं पर प्लस, यहीं पर माइनस, ठीक,